नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वैकेंसी 2023 की मुख्य परीक्षा का आज डेट घोषित हो गई है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको एक अनुमान बताया था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी ये दो डेटों में, दो तिथियों में आपकी मुख्य परीक्षा होने जा रही है। और बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एलटी के एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि शायद ये एग्ज़ाम अब आगे बढ़ जाएगा और फरवरी के बाद परीक्षा होगी, एलटी एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम का ख़त्म हो जाएंगे तब परीक्षा होगी। लेकिन जो है, जैसा कि जो है अनुमान लग रहा था कि 31 जनवरी और 1 फरवरी ये जो है आपके लिए लकी डेट्स आने वाली हैं, तो बिल्कुल वैसी ही डेट्स आ गई हैं। और अब से अगर दोस्तों देखें तो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है, या मोटा मोटा कह लें कि 75 से 80 दिन आपके पास अभी शेष हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना समय पर्याप्त है, क्योंकि अब जो है, जो आपने बेसिक सारा पढ़ लिया है और आपको बस अपना जो है अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ जो है, और आपको बस अब लेखन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप जो है राइटिंग करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो क्योंकि पूरा अभ्यासी लेखन का है, चाहे वो जो है हिंदी निबंध हो, चाहे हिंदी आलेखन हो। पहले दिन आप लोग जानते हैं, पहला प्रश्न पत्र सुबह जो है सामान्य अध्ययन का होता है 9:30 से 11:30 बजे का। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र जो है अपराह्न वाले सत्र में होता है, जिसमें हिंदी आपका आलेखन जो परंपरागत होता है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। और उसी के साथ में ही जो है जैसे ही वो ख़त्म होता है, या उसी की कंटिन्यूटी में 4:30 बजे से 5 बजे तक जो है आधे घंटे के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना रहता है। तो दोनों ही पेपर जो है पहले दिन हो जाते हैं। और हिंदी निबंध आपको 3 घंटे का 9:30 से 12:30 बजे जो है आपको करना रहता है अगले दिन, यानी 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है, उस दिन आपका निबंध होगा। तो देखिए, मैं आपको जो है, चूँकि काफ़ी सारी स्ट्रेटजी पर चर्चा होती रहती है, इस वीडियो में आपको मैं 2-4 बातें जो है बहुत ही प्रमुखता से बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक भी सीरियस नहीं थे और किसी वजह से जो है, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, कहीं बिजी हैं, किसी वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो अगर भी आप अभी भी संभल जाएं और अभी भी लक्ष्य केंद्रित होकर एक सधी हुई रणनीति के साथ पढ़ना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से जो है आपका एग्ज़ाम अभी भी आपके हाथ में है, अभी कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। जो लोग अभ्यास के लिए हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो ऑलरेडी जो है जितने लोग सीरियस थे और वो आके रोज़ का रोज़ अभ्यास कर रहे हैं, हमारा जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का बैच है, उसमें डेली राइटिंग प्रैक्टिस होती है। उन लोगों को तो जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उनको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि वो एग्ज़ाम देने आए। उनको लगेगा कि हम जैसे डेली प्रैक्टिस करते थे टेलीग्राम ग्रुप में, उसी तरह की प्रैक्टिस, क्योंकि आज अगस्त में बैच शुरू हुआ था, तब से लगातार उनकी प्रैक्टिस जारी है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्होंने भी पिकअप कर लिया है, क्योंकि हमारा सेकंड रिवीजन इस समय चल रहा है। अगर अभी भी आप में से कोई जुड़ना चाहे तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर देखिए, एक जैसे प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक शब्दावली आप जानते हैं 10 शब्द आपसे पूछे जाते हैं, 5 को आपको हिंदी से अंग्रेजी और 5 को जो है हिंदी से अंग्रेजी और 5 को अंग्रेजी से हिंदी करना रहता है। इस पे सॉलिड आपको 20 नंबर मिलते हैं हिंदी आलेखन में। आप कितना भी अच्छा पत्र लिख के आएंगे तो 8 में से आपको 6 नंबर, 5 नंबर, 4.5 नंबर, इस तरह से नंबर मिलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने प्रशासनिक शब्दावली में 10 शब्द जो हैं उनके प्रशासनिक अर्थ बिल्कुल सटीक तरीके से लिख दिए तो आपका नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से एक सेगमेंट है मुहावरे लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ में अगर आपने अर्थ सही लिख दिया है, बिल्कुल सटीक लिख दिया है, और उसका जो है एक अच्छे दृष्टांत, अच्छे उदाहरण के साथ वाक्य प्रयोग कर दिया है, तो वो भी जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है आपका उसमें नंबर मिलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैं। थोड़ी आपकी मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या जो है वाक्य प्रयोग में बहुत ज़्यादा सटीकता नहीं रही, या आपका जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो आपको जो है
न्यूनतम 1 नंबर तब भी मिल जाते हैं, वैसे 1.5-2 नंबर जो है उसमें बहुत ही कॉमन है, आराम से मिल जाते हैं। तो एक ये सेगमेंट हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिन पे आपको 2-2 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर में केवल 50 शब्दों में यानी अति संक्षेप में जो है कोई विषय दे दिया जाता है, कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान प्रकृति के क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आप उसको सही से लिखते हैं और 50 शब्द 60 शब्द में आप लिख लेते हैं तो उसमें भी पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब पत्र की बात कर लेते हैं। पत्रों में आप जानते हैं 8 तरह के पत्र आपके सिलेबस में, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में 8 तरह के पत्र हैं। ठीक है, तो हर पत्र में क्या करना है आपको, हर पत्र की एक परिभाषा जो उसको स्पेशली परिभाषित करती हो, इसमें उसका पेक्यूलियर फीचर हो, यानी कि उसी पत्र के लिए वो विशिष्टता बनी हुई, कॉमन वाले नहीं, केवल उसी पत्र के लिए, तो उस तरह की एक परिभाषा तैयार कर लीजिए। ठीक है, हर पत्र की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं जो दूसरों से भिन्न होती हैं, केवल उसी पत्र पर लागू होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उस पत्र की 5 बड़ी विशेषताएं आप जो है तैयार कर लीजिए। और ये विशेषताएं जो है, प्रारूपगत विशेषताएं जो है जरूरी नहीं लिखा जाता, इसमें जो है मौलिक विशेषताएं, जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री पत्र है, तो जब अर्थशास्त्री पत्र लिख रहे हैं तो हम जो है एक कॉमन चीज़ जानते हैं कि ये सरकारी पत्र होते हुए भी इसकी जो भाषा शैली होती है वो अनौपचारिक होती है। 2 अधिकारियों के बीच में या किसी अधिकारी और किसी प्राइवेट व्यक्ति के बीच में ये जो है एक व्यक्तिगत बातचीत का माध्यम होता है। तो इस तरह के जब विशेषताएं आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है। तो 5 विशेषताएं तैयार कर लीजिए। फिर प्रारूप की बात आती है। प्रारूप 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक जो है होता है लिखित प्रारूप, इसको कई तरह से पूछा जाता है। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है और जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, पढ़ाया है, मेरे बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने जो सफलता अर्जित की है, 45 से अधिक जो है अब तक सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं। तो जो लिखित प्रारूप टर्म है या रूपरेखा बनाएं, इस तरह से पूछा जाता है। प्रारूप अगर लगा है, उदाहरण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप डॉट डॉट वाला प्रारूप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति होती है, आपसे सीधे कहा जाता है कि आप जो है परिपत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए इस तरह से, या परिपत्र के उदाहरण का आलेखन कीजिए। अगर उदाहरण शब्द जुड़ा हुआ है उसमें तो 100% उसमें आपको जो है उसका पूरा एक उदाहरण ही लिखना है। ठीक है, उसमें कहीं फिर आपको डॉट डॉट नहीं छोड़ना है। यहाँ पर एक जो कन्फ्यूजन रहती है, बहुत प्रश्न मेरे सामने आता है कि दोनों पत्र में लिखित प्रारूप और उदाहरण में अगर हम केवल उदाहरण लिख दें तो क्या है। देखिए, तो अगर आपसे लिखित प्रारूप पूछा गया है और आप उदाहरण लिख दे रहे हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर किस चीज़ के कटते हैं, जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आपका फॉर्मेट सही नहीं होता है, आपका अलाइनमेंट सही नहीं होता है, कॉमा फुल स्टॉप जो लगना है, और पत्र संख्या जहाँ पर लिखी जानी है, पृष्ठांकन संख्या जहाँ पर आनी है, नाम ब्रैकेट में आना है, ठीक है, भौदी के बाद कॉमा लगना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब बहुत बारीकी से इसको चेक किया जाता है। तो ना जो है इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि फॉर्मेट को आपको इस तरह से बनाना है पत्र लेखन के कि बिल्कुल ऐसा लगे कि किसी ने कंप्यूटर पे टाइप किया है, तब जाके आपको 6 से ऊपर नंबर आराम से उसमें मिल जाएंगे। नहीं, साधारणतः आप बना रहे हैं बिना गलती के तो 6-5 के बीच में ही नंबर मिलता है। थोड़ा सा हार्ड मार्किंग होती है और रफ तरीके से मार्किंग होती है, मैं ये कह दूं सीधा सीधा, इसमें कहने में कोई वो नहीं है। तो आपकी मेहनत बेकार ना जाए। ठीक है, आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं तो पूरे मेंस के पेपर में प्रस्तुतिकरण सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपकी राइटिंग भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपका जो है देखने में कॉपी बहुत ही नीट क्लीन है, बहुत ही साफ़ सुथरी है, पर्याप्त जो है मार्जिन के साथ लिखा गया है, दोनों तरफ बराबर अलाइनमेंट है और छोटे छोटे पैरा लिखे हुए हैं, 2 लाइनों के बीच पर्याप्त गैप है, बहुत घिचपिच करके बहुत सघन तरीके से डेंसली नहीं लिखा गया है, यानी देखने में हम इसे कह सकते हैं कि देखने में अगर कॉपी ठीक ठाक है, कंटेंट तो सेकेंडरी है, अगर देखने में ठीक ठाक है तो आप जो है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने में सफल हो जाएंगे और निश्चित रूप से जो है आपको बहुत ही अच्छे नंबर जो है उसमें मिलने की संभावना रहेगी। तो अगले जो है जो 2.5 महीने का समय आपके पास है अभी हाथ में, उसमें आपको जितना भी अभ्यास करना है वो
एक खाना पूर्ति वाला अभ्यास नहीं करना है कि सर ने कहा था फॉर्मेट याद कर लो तो फॉर्मेट आपने रट लिया, लेकिन फॉर्मेट में लाइन ऊपर से नीचे तिरछी जा रही है, ये कोई इधर से उधर जा रहा है, अलाइनमेंट जो है सीधा नहीं आ रहा है, मार्जिन से अलाइन करके आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान नहीं रखने, तो निश्चित रूप से जो है आपकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। और ये केवल पत्र लेखन के लिए नहीं है, आप अगर मुहावरे लोकोक्तियाँ लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं, आप जो है गद्यांश का सारांश लिख रहे हैं और उसका जो है व्याख्या कर रहे हैं रेखांकित अंशों की, सभी जगह ये लागू होता है। यानी कुल मिलाकर अगर समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में आपको अच्छी रैंक के साथ सफल होना है तो आपका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने सही लिखा है, हमारा लिखा हुआ बहुत ही प्रेजेंटेबल लगे, देखने में आँखों को आकर्षित करे, ऐसा होना चाहिए। तो भले ही राइटिंग का महत्व जरूर होता है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी आप जो है अपनी साफ सुथरी तरीके से और इन सब राइटिंग के जो नियम हैं इनका पालन करके बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब आपका इम्प्रेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कॉपी ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ एक सीरियस कैंडिडेट ने लिखी है। तो प्रेजेंटेशन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी चीज़ें, जब हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग जो है जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव को सेकेंडरी समझकर उसको किनारे कर देते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी और समस्या आ जाती है। हमारा जीएस जो है और हिंदी ऑब्जेक्टिव उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको जो है 120 प्लस 60 180 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव से ही लाने हैं और सिलेबस में कोई अंतर नहीं, केवल मुख्य परीक्षा में जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है आपका उसमें पर्यायवाची हट जाता है और सारे नंबर दोगुने हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। जहाँ पर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में तो हम बार बार ये कहते हैं कि 55 प्लस 60 में 55 प्लस लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और जो लोग सीरियस हैं वो ले आते हैं, लेकिन वही सीरियस स्टूडेंट्स जब आप उनकी मेंस की कॉपी देखिए, भले ही वो सफल हो गए हों, आप किसी की मार्कशीट देखिएगा तो उसके नंबर आ रहे हैं 52, 53, 51, 60 में। तो ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है कि नंबर डबल हुए हैं तो आपको गलती करने की सज़ा भी डबल मिलेगी। और दूसरी चीज़, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रिवीजन छोड़ देते हैं। तो ये जो है आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पर। तो हिंदी ऑब्जेक्टिव हो चाहे जीएस ऑब्जेक्टिव हो, इस पेपर को जैसे भी आपने पढ़ा था, जिन स्रोत का से आपने पढ़ा था उसको लगातार पढ़िए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट वैसे भी आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड होगा और वैसे भी आपको टेस्ट देना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए तो और बेहतर है, नहीं तो फुल टेस्ट कम से कम हफ्ते में अभी से एक अभी दीजिए और जैसे जैसे परीक्षा निकट आती जाएगी कम से कम 2 फुल टेस्ट आपको जीएस और हिंदी के हफ्ते में ज़रूर देने हैं, जिससे आपको अपनी कमियां और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके कि किन सेगमेंट्स में आप लगातार गलतियां कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे से परंपरागत मतलब हिंदी आलेखन के साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो जो 400 नंबर का ये टोटलिटी में पेपर है ये आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। क्योंकि देखा ये गया है कि जब मेंस की तैयारी शुरू होती है तो मेंस के नाम पे हम लोग मेंस के आलेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, निबंध में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है जीएस और हिंदी का, उसके साथ जो है न्याय नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ अन्याय नहीं करना है, उसको भी बराबर वेटेज देना है और कम से कम 3 से 4 घंटा आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर पे रोज़ जाना चाहिए। और अब करंट अफेयर्स की आप लोग सीरियसली तैयारी करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स आपका निबंध में भी काम आता है और साथ में ही जो है आपके जीएस के पेपर में तो आपको करंट अफेयर्स मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए और बहुत पुराना ना पढ़िए, अप्रैल से, क्योंकि आपने पहले जनवरी से पढ़ा होगा, मैं कहूँगा आपसे अप्रैल से आप जो है करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवीजन करना शुरू करिए और डे बाय डे उसको जो है पढ़िए।
तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में आप जानते हैं 120 नंबर का ये सेगमेंट है। 3 निबंध लिखने होते हैं। 600 शब्दों में एक जो है शब्द सीमा होती है एक निबंध की। और जो लोग निबंध की जिनकी तैयारी नहीं होती उनके लिए निबंध जो है बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपके लिए निबंध चैलेंजिंग ना बने, इसके लिए आपको क्या करना है कि हफ्ते में कम से कम 3 निबंध आपको अभी से लिखना है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हमारे बैच में तो अगस्त से ही जो है इसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो हमने लगभग अभी तक जो है 30-35 निबंध तो अभ्यास से ही करा दिए हैं, वीडियोस के माध्यम से करा दिए हैं। अगर आप जो है किसी बैच में नहीं जुड़े हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीधे किसी की गाइडेंस में कर रहे हैं, तब भी आप जो है निबंध को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। निबंध का मतलब ये है क्योंकि निबंध में भी बहुत ही हार्ड मार्किंग होती है। 40 नंबर में 25 क्रॉस करना जो है एक चुनौती का काम है, ठीक है। जिनका निबंध बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ सधा हुआ होता है वो कहीं 25 को क्रॉस कर पाते हैं। और सफल होने के लिए आपको जो है कम से कम जो है 75 जो बेंचमार्क है 75 के ऊपर 120 में जाना होगा। 80-82 तक का आपको टारगेट लेके चलना होगा, तभी आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय की जो है पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। तो निबंध में मैं तो बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, बात बताता भी रहता हूं। तो कुछ जो है जो अब करंट के जो इधर टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़िए। देखिए जैसे अभी दिल्ली में दिल्ली में अभी जो है जो ब्लास्ट हुआ है, बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ब्लास्ट हुआ है। और इसके कनेक्शंस भी जो है आतंकवाद से ही जुड़े हैं निश्चित रूप से। तो आतंकवाद पर निबंध या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर निबंध, इस तरह के टॉपिक्स जो है आपसे इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा हमला ये सब जो है आपने इसको भी देखा, तो सब चर्चा में है और ये फिर से चर्चा में आ गया है। तो इस बार इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई जो है एक निबंध आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। इजराइल, हमास, यूक्रेन, रसिया, और उसके अलावा जो है उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय भी जो है कुछ ना कुछ किया करते हैं। कभी भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इधर जो है सामरिक दृष्टि से दोनों पर ही, यानी भारत की विदेश नीति जो है हर संदर्भ में आपको तैयार होनी चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक निबंध जो है जरूर आपसे पूछा जा सकता है। बाकी बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक हैं, जैसे सामाजिक क्षेत्र के हैं, महिला सशक्तिकरण इत्यादि, जनसंख्या, ठीक है, नई जनगणना हो रही है, SIR की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो इस बार चुनाव सुधार से भी एक निबंध जो है संभावित हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, बिल्कुल इससे भी पूछा जा सकता है, हॉट टॉपिक है ये। तो जो कुछ भी चीज़ें चर्चा में हैं, अपने आसपास आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इग्नोर मत करिए। उनको जो है निबंध का एक विषय मानकर उनके बारे में अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स भी आपका उन पर तैयार हो जाएगा और आपका निबंध भी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो निबंध के लिए सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी अखबार का संपादकीय डेली जरूर पढ़िए, ठीक है। एक राष्ट्रीय अखबार ले लीजिए, दैनिक जागरण, भास्कर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जनसत्ता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू, वैसे लिखना तो हिंदी में ही है। तो उनका संपादकीय पढ़िए और उस संपादकीय को पढ़ के उसको एक लेख में कन्वर्ट करिए तुरंत। आप 1-2 बार उसको पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा सा और तथ्य सर्च करिए। आजकल तो आपके पास चैट GPT जैसे ऐप हैं, ठीक है। उसमें उस टॉपिक को डालकर उसके बारे में और पढ़िए, उसके बारे में कोटेशंस सर्च कर लीजिए कि क्या कोटेशंस लिखे जा सकते हैं। और एक बेहतर निबंध जो है, पहले एक लेख बनाइए, लेख को फिर उसको रूपरेखा बनाइए कि हम प्रस्तावना में क्या लाएंगे, मुख्य भाग में क्या लाएंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष में क्या लाएंगे। 600 शब्दों का निबंध बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप A4 शीट देखेंगे और आप एक सामान्य राइटिंग में एक सामान्य फॉन्ट में लिखते हैं तो 3 पन्ने में 600 शब्द जो है आराम से कवर हो जाते हैं। तो जो है रूपरेखा बनाकर लिखिए और जितना ज़्यादा रीसेंट की घटनाओं से, करंट अफेयर से, चाहे कितना भी स्टैटिक टॉपिक हो, चाहे वो साहित्य और समाज से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, जो पहला वाला टॉपिक हमारे जो है निबंध में होता है, उसमें भी कोशिश करिए कि करंट का इनपुट लाइए। कोई अगर जो है दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में कोई चर्चा हुई है या साहित्य के नोबेल के बारे में, तो इस तरह से
या कोई बहुत ही चर्चित पुस्तक है, कोई बहुत ही चर्चित लेखक है, कोई विवादित जो है कोई साहित्य है, या सांस्कृतिक स्तर पे कुछ ऐसा हुआ, तो इन हर चीज़ को अब बहुत ही खुली आंखों से, मतलब अगर कहा जाए तो निबंध वही अच्छा लिख पाता है जो हर चीज़ को बहुत ही अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में देखता है। ठीक है, एक खबर को केवल खबर की तरह पढ़ना होता है, एक उसको हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं कि अगर हमको इस पे 500-700 शब्द लिखने पड़ जाएं तो क्या हम लिख पाएंगे, इसके लिए हमको क्या और जानकारी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको करनी होंगी, तभी जो है ये एग्ज़ाम आपके जो है हाथ में रहेगा। तो निबंध पे बहुत ध्यान देना है। और निबंध में जो बातें मैं पहले कहता हूँ, पहली चीज़, आपको पूरे हिंदी आलेखन में कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इस चीज़ का बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक देखते ही आयोग के जो एग्ज़ामिनर्स हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कापियाँ देखी हैं, मेरे बहुत सारे मतलब सैकड़ों ही स्टूडेंट्स ने देखी हैं, तो सभी ने मुझसे अपना अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि अगर उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा था, मतलब जैसा मैंने पढ़ाया था उन्होंने वैसा ही लिखा था, बिल्कुल हूबहू जो है कंप्यूटर की तरह उन्होंने पत्र का आलेखन किया था, प्रारूप बना दिया था, विशेषताएं लिख दी थी, उसके भी बाद जो है उनमें क्या गलती हो गई, मात्रा पाई हैं और हैं की बिंदी, में और में की बिंदी, या एक आध कहीं पर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक निकल आती है तो उसको एग्जामिनर बड़ा सा लाल सर्कल से गोला करते हैं, और केवल उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा देते हैं कि सीधे 8 में आपको 3, 3.5 नंबर या 4 नंबर पकड़ा देंगे, और जिस पे आपको 6-7 नंबर मिलने चाहिए थे उस पे आप 3, 3.5 नंबर पर सिमट जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक आपसे मेंस के पेपर में ना हो तो ये बेहतर है, और अगर आपके संज्ञान में आ जाए तो उसको वहीं पर सुधार लीजिए, साफ साफ काट के उसके बगल में सही सही जो है लिख दीजिए, उस पर कोई भी जो है बहुत समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने प्रेजेंटेशन की बात की, पैरा, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका पैरा पता ही नहीं चलता। जैसे पैरा की कभी शुरुआत की जाती है तो आप देखते हैं 2 शब्द लिखने की जगह छोड़कर उसके आगे से लिखना शुरू किया जाता है, तभी माना जाता है कि हाँ ये नया पैरा है। वो क्या करते हैं, इधर मार्जिन है, मार्जिन से जस्ट जो है चिपका के वहीं से लिखना शुरू कर देंगे, और नेक्स्ट पैरा भी बदलेंगे तो भी मार्जिन से ही चिपका के वो लिखना शुरू कर देंगे। अरे भाई, पैरा पता तो चले कि आपने उसको पैरे के फॉर्म में लिखा है, आपने पैराग्राफ कहाँ चेंज किया है ये कैसे पता चलेगा। तो पैराग्राफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पैराग्राफ 5 से 6 लाइन अधिकतम, बस कोशिश करिए जितना छोटा पैरा, 4 से 5 लाइन, 6 लाइन का पैरा पर्याप्त है, और खूब पैरा चेंज करिए, जिससे आपकी जो है जो लेखन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है वो और निखर के आता है, बहुत ही शानदार लगने लगता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है अलाइनमेंट का ध्यान रखिए, बिल्कुल मार्जिन से चिपका के नहीं लिखना है, और हर लाइन जहाँ पर इंड हो रही है वो बिल्कुल मार्जिन लाइन के समानांतर होनी चाहिए, दोनों ही साइड, दाएं भी और बाएं भी। ठीक है, नीचे अगर जगह कम बची है तो वहाँ पर घिचपिच करके नहीं लिखना। हमने देखा जैसे कुछ लोग पत्र लेखन करते हैं, और मान लीजिए उन्होंने प्रतिलिपि वाला नीचे पोर्शन जो है लिखा, अब वो क्या करते हैं कि जगह नहीं बची तो जो नीचे आखिरी में आज्ञा से लिखना है, आज्ञा से अधिकारी का नाम और उसका पदनाम, वो क्या करेंगे, बिल्कुल जो है छोटा सा चिपका के, मतलब और हो सकता है मार्जिन को भी पार करा दे, इस तरह से लिखेंगे, तुरंत एग्जामिनर इस पे आपके नंबर काट दे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। अरे आपके पास जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखिए। मेंस में सफिशिएंट स्पेस हर चीज़ के लिए दिया हुआ है, थोड़ा सा मुहावरे में जगह कम लगती है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताया है। तो मुहावरा जब भी लिखिए तो बहुत बड़े बड़े वाक्य प्रयोगों से बचिए, 3 से 4 लाइन का वाक्य प्रयोग पर्याप्त है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपके पास जगह कम पड़ जाएगी। मुहावरे में जो है जगह अपेक्षाकृत कम दी जाती है, और वहीं पर आपको निबंध में इतनी जगह मिलेगी कि आपको लगेगा कि हम कहाँ तक लिखते चले जाएं। एक निबंध के लिए आपको 8-8, 9-9 पेज मिलते हैं, बताइए इसका क्या करेंगे आप। जो है आपका निबंध जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा 4, 4.5, 5 पन्ने में आ जाएगा, 600 शब्द इतने में आराम से आ जाते हैं अगर आप बड़े फॉन्ट में लिखते हैं। छोटे फॉन्ट में लिखते हैं तो आप 4 पन्ने में आराम से जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, हालांकि देखिए कोई भी वहाँ पर आपकी जो है शब्दों को गिनता नहीं है। ठीक है, और बड़े निबंध जो है एग्जामिनर्स को भी पसंद है, लेकिन निबंध जो है देखने में उसका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होना चाहिए, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं।
तो राइटिंग अगर आपकी ख़राब भी है तो आप उसको जो है उसकी प्रस्तुति इस तरह से कर सकते हैं, साफ साफ दो लाइनों के बीच अंतर को ज़्यादा करके, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, और सीधी लाइनों में लिख कर, मार्जिन का ध्यान रख के, पैरा को छोटा करके, छोटे छोटे पैरा बनाकर, जिससे वो आपका अच्छा लगे। इसके अलावा आप जैसे बात ही हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, तो सबसे पहली चीज़ जो एग्ज़ामिनर को हिट करती है मेंस के एग्ज़ाम में, खासकर निबंध में, वो आपकी प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना लिखने से पहले 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए कि हम कहाँ से शुरुआत कर सकते। देखिए, प्रस्तावना जो है 3 तरह से लिखी जा सकती है। एक दार्शनिक विचारधारा शुरुआत कीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको जल जीवन मिशन पे लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको याद आता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है, कि पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, पानी के बारे में या जल के बारे में हमारे जो है ग्रंथों में या धार्मिक बुक किताबों में क्या कहा गया है, कोई कोटेशन डालकर, तो इसको कहते हैं कि आप फिलोसफल तरीके से जो है यानी दार्शनिक तरीके से लिख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप किसी करंट अफेयर्स की घटना से जोड़ रहे हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन है तो आप उसमें कोई जो है अभी हाल की जो उपलब्धि है किसी भी राज्य की या भारत सरकार की या कोई रिपोर्ट जारी हुई हो, मतलब कुल मिलाकर आप एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पता है इसके बारे में। आपको जो है पता है कि जल जीवन मिशन में जो रैंकिंग है उस समय कौन से स्टेट्स ने उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है, कौन सा सबसे आगे है, और क्या लक्ष्य था, कितना लक्ष्य भारत सरकार ने पूरा कर लिया है, क्या समय सीमा थी। तो एक शुरुआत जो है इस तरह से होती। तीसरी तरह की शुरुआत जो होती है वो पारिभाषिक जैसी होती है कि हम सीधे सीधे जल जीवन मिशन है क्या, ये भारत सरकार की योजना है, कब शुरू की गई थी, इसकी कब घोषणा की गई थी, इसके लिए क्या बजट रखा गया, इसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया, तो एक ये शुरुआत हो गई, ठीक है। तो तीनों ही तरीके अपने आप में अच्छे हैं। कोटेशंस जो है एग्जामिनर्स को प्रिय हैं, लेकिन असंगत नहीं होने चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उससे वो संगति के साथ होने चाहिए, यानी कि आप जो है अगर जो है अब किसी विषय पर लिख रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि वो कोटेशन ज़बरदस्ती लिखा गया है, ठीक है। तो कोटेशन के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। कोटेशन ऐसा चुनिए, अपने मन से भी आप कथन बना सकते हैं, ऐसी किसी में रचनात्मकता नहीं होती कि वो कम नहीं होती कि वो 2 लाइन जो है इसके बारे में सोच के लिख पाए। हर आदमी एक कवि होता है, कोई अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है, लेकिन 2 लाइन जो है कोई भी लिख सकता है उसको बना के। तो आपके पास समय होता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो तुरंत बनाकर लिखते हैं, आप भी बना सकते हैं। उसके जो है संदर्भ में जो सबसे सटीक आपको याद आता हो 2 लाइन का काव्य के रूप में लिखें। लेकिन आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ज़बरदस्ती वाला जो है कुछ मत करिए, आप सीधे सीधे अपने मैटर को आगे बढ़ाइए। इसके अलावा कुछ अगर जो है आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए जो है आप पर्यावरण पे लिख रहे हैं, ठीक है, या सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में लिख रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर मिशन से भारत में क्या संभावनाएं हैं, आपने एक जो है सर्कल में बीच में लिखा, बाद में एरो लगा के आपने चारों तरफ उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अगर उससे कुछ डिसएडवांटेजेज हैं, क्योंकि आपको सारे ही पहलू निबंध में कवर करने हैं, तो आप जो है उसके बारे में वो भी बता सकते हैं कि उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, अभी भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। निबंध का मतलब ये है कि जितने भी आयाम एक निबंध में हो सकते हैं, मतलब पहली चीज़ जो है जो विषय है, ठीक है, उसकी क्या सार्थकता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अगर कोई ऐतिहासिक उससे लिंक आप जोड़ सकें तो उसका इतिहास क्या है, फिर उसका हमारे लिए उपयोग क्या है। जैसे मान लीजिए एआई पर निबंध है जो बहुत ज़्यादा संभावित है, क्योंकि इस समय एआई बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रोज़ एआई के बारे में कोई ना कोई खबर आती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी पर निबंध कभी भी आ सकता है, एआई से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप एआई की ही बात कर लीजिए, तो अब एआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, दोनों ही पक्ष कवर करने हैं। फिर एआई पर हमारी डिपेंडेंसी से क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या जो है इंसान को वो पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, ह्यूमन ब्रेन का क्या होगा फिर जो है अगर हम सब कुछ एआई से करने लगे, ठीक है। तो क्या जैसे मशीनीकरण या एआई के बहुत ज़्यादा
व्यापक प्रयोग से मानव सभ्यता पर भी कोई संकट है। तो इस तरह के जितने भी दिमाग में आपके विचार आते हैं सबके बारे में उसमें लिखिए। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए, सुझावात्मक बातें लिखिए कि इसके लिए क्या रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए, कहाँ तक इसको सीमित करना चाहिए, कहाँ इसकी सीमा ख़त्म होनी चाहिए, सब बातें देते हुए उपसंहार जो है ज़बरदस्त तरीके से बनाइए। उपसंहार में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही पॉइंट्स को एक साथ लेते हुए अपना जो है फाइनल वर्डिक्ट दीजिए और भविष्योन्मुखी बात लिखिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोर्स में अपने जो निबंध देते हैं आपको मॉडल के रूप में, और उसको हम लोग जो है वीडियो के फॉर्म में भी देते हैं, तो उसमें हम जो है 3 प्रस्तावना, 3 मुख्य भाग और 3 निष्कर्ष देते हैं। साथ में एक छोटा फ्रेमवर्क यानी रूपरेखा बना के देते हैं, एक विस्तृत रूपरेखा बना के देते हैं कि किस क्रम में आप किन किन चीज़ों को ला सकते हैं। फिर हम कोटेशंस तक आपको ये बताते हैं कि मुख्य भाग में ये 4 कोटेशंस में से आप कुछ भी ले आइए, और प्रस्तावना में भी ये 4 कोटेशंस में ले लीजिए, और निष्कर्ष में 4 कोटेशंस में से कुछ भी ले लीजिए, और अंत में एक पूरा निबंध जो है आपको ड्राफ्ट करके भी देते हैं। तो जो है आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप केवल हमारे निबंध के बैच से भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात कहूँगा, ठीक है, अगर आपको समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को क्लियर करना है और समीक्षा अधिकारी बनना है तो एक ही चीज़ मायने रखती है, आप पढ़ कितना भी लेंगे, याद कितना भी ले लेंगे, कंटेंट आपका कितना भी अच्छा तैयार हो जाए, लेकिन जब तक आपका लिखित अभ्यास अच्छा नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन देखने में, जैसे कहा जाता है ना कि आप खाना कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर आप उसको परोसा ढंग से नहीं है और वो देखने में अगर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, आजकल आप देखिए जो है जो शेफ़ वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े होटलों में होते हैं, तो वो खाना अच्छा भी बनाते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उससे ज़्यादा उसका अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, इसी कारण जो है उनका इतना नाम होता है और वो अपने पेशे में सफल होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि खाना आप कितना भी अच्छा बना लीजिए, आप कितना भी अच्छा नमक मिर्चा और सब्जियों का और मसालों का बैलेंस उसमें मिला लीजिए, खूब अच्छा सा देसी घी भी उसमें डाल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर वो देखने में जो है अच्छी नहीं, अपीलिंग नहीं है, तो वो जो है आपको आकर्षित करने में असफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट करना तो बाद की बात होती, पहली चीज़ होती है कि हम अपनी इंद्रियों से उसको देखते हैं। सेम चीज़ आपको एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है, और एक ऐसे एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है जिसके पास सैकड़ों कापियाँ हैं चेक करने की, केवल आपकी कॉपी नहीं है, और उसको एक असंभव सा टारगेट दिया गया है कि आपको एक दिन में इतनी इतनी कापियाँ चेक करनी है, आपको 15 दिन में सारी कापियाँ चेक करके दे देनी है, और मेंस की कॉपी आप जानते हैं कितनी जो है मोटी मोटी होती हैं। तो ऐसे में आप अगर ये सोचते हैं कि आपका पूरा कंटेंट कोई पढ़ रहा है, उसको बहुत ध्यान से देख रहा है, तो आप जो है गलत सोच रहे हैं। ठीक है, पढ़ा भी वही जाता है जो देखने में आकर्षक होता है, नहीं तो फिर जो है एक जनरल मार्किंग उनके दिमाग में होती है, उन्होंने एक फार्मूला बना लिया होता है कि अगर देखने में बहुत अच्छा नहीं है और जो है इधर उधर भाग रहा है, 2-4 वो गलतियां पा गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स पा गए, तो उनको कुल मिला के उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो उस स्थिति से बचने के लिए खूब अभ्यास करिए, खूब लेखन अभ्यास करिए। 2.5 महीने का समय आपके हाथ में है, ठीक है, और बहुत अच्छे समय पर ये एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, आपको बहुत पर्याप्त समय मिला प्री के बाद। ठीक है, अब समय है कि आपने जो है जो थ्योरेटिकल तैयार किया है उसके बाद आप अभ्यास करिए। जितना ज़्यादा आप डेली लिखेंगे उतना ही बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जो है पूरा जो ये गेम है मेंस का, ये लेखन पर है, और जितना अच्छे तरह से आप प्रेजेंटेशन अपना एग्ज़ाम में करेंगे, और आप लिखते हैं तो किसी से आप अपनी कॉपी चेक कराइए, भले आपने किसी का बैच लिया कोई दिक्कत नहीं, आप किसी सीनियर को अपना मेंटर बनाइए और किसी से अपनी कॉपी चेक करवाइए। अपनी गलतियां जो है खुद नहीं दिखाई देती, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी से अपनी कॉपी को भी इवेल्युएट करवाइए, तब जाके आपको जो है इसमें अच्छे से पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं। ठीक है, और मानक सोर्सेज का फॉलो करिए, जो है जो सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं या नोट्स हैं या इधर उधर टेलीग्राम में घूम रही चीज़ें हैं, इनसे बचिए। ठीक है, मानक पुस्तकों को फॉलो करिए। और अगर आपने अभी तक जो है हमारी ये किताब नहीं ली है तो मैं आपसे बताऊंगा कि आपने जो है बहुत कुछ मिस कर दिया। अभी भी समय है, मार्केट में भी है, ऑनलाइन भी है, इस वीडियो के उसमें लिंक भी है इसका, क्योंकि अगर आप कहीं नहीं जुड़े हैं तब भी ये किताब
आप केवल ये किताब और आपकी ईमानदारी से अभ्यास आपको जो है, क्योंकि इसमें चीज़ें सही हैं, जो पत्र का फॉर्मेट होना चाहिए वो एग्जैक्ट वही है जो होना चाहिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब कुछ बहुत ही प्लान तरीके से इसमें लिखा गया है, इसमें निबंध तक दिए गए हैं और जितना सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए उस किताब में कवर किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे कवर कर दिए गए हैं, तो अपने आप में मेंस के लिए संपूर्ण बुक है, इस बुक को आप ज़रूर लें। तो मुझे लगता है कि मेरी जो थोड़ी बहुत सलाह है, मेरे जो अभी तक का 5 साल का अनुभव है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको काम आने वाला है। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी तैयारी करिए। अभी एक डिटेल वीडियो में फिर हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल डेट आ गई है, अगर आप में अभी तक कोई भी ढीलापन था, आप जो है मतलब मन तो बना रहे थे कि पढ़ते हैं लेकिन उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अब इस नोटिस को देख के, इस नोटिफिकेशन को देख के अपने आप को जो है मोटिवेट करिए और अभी से पढ़ना और लिखना दोनों ही तैयार करिए और पूरे 400 नंबर के बारे में सोचिए। ये नहीं कि केवल निबंध में लग जाइए, केवल आलेखन में लग जाइए। इस परीक्षा में आपको अच्छी रैंक से सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे 400 नंबर की एक एग्जैक्ट और अच्छी प्लानिंग बना पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।